नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 11 में क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। ये कहा जाए तो एक प्रारंभिक केमिस्ट्री है क्लास 11th के लिए, बिल्कुल शुरुआत का पहले लेसन की ये पहली जो है पड़ाव है, जहाँ से हम जो है रसायन विज्ञान की परिभाषा से शुरू करेंगे और कहाँ कहाँ पर रसायन विज्ञान कार्य कर रहा है, किन किन क्षेत्रों तक रसायन विज्ञान फैला हुआ है, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। ये क्लास 11th के लिए और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले रसायन क्या है। रसायन क्या है, पहले तो ये परिभाषा मैं अपनी तरफ से बता दूं, उसके बाद क्या इस जो है नोट्स में हमने लिखा है उसको बताया जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणु, परमाणु, तत्व तथा यौगिकों, तत्व एवं उनसे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अणु, परमाणु, तत्व तथा उनसे बने हुए यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा रसायन विज्ञान की परिभाषा, जरा उसको भी जान लेते हैं। कह रहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन, देखिए वहाँ पे कामा लगा है, रसायन अलग कर दीजिएगा, विज्ञान अलग कर दीजिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, पदार्थ दोस्त, पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द्रव्य और एक शब्द होता है द्रव। द्रव जो है, द्रव मतलब लिक्विड होता है। यह इसका मतलब तो पदार्थ होता है, और इसका मतलब जो है पदार्थ होता है। लेकिन द्रव्य जो है पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, जैसा कि अभी मैं वीडियो में इसके बारे में जिक्र करूंगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो एक ही हैं, ये, मगर ये जो है इसकी एक अवस्था का नाम है, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने सुना होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े। अगर कोई द्रव्य कह रहा है तो समझ जाइए वो पदार्थ के बारे में बात कर रहा है, और कोई द्रव कह रहा है समझ जाइए पदार्थ की एक अवस्था के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, कह रहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों यानी द्रव्य के संगठन, उनके गुणों, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। कह रहा है कि कोई भी पदार्थ हो, वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से उनके अणु जो है संगठित हैं, उनके गुणों और संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। प्राचीन काल में रसायन का उदय कला और शिल्प के रूप में हुआ। प्राचीन काल में रसायन का जो उदय हुआ वो कला और शिल्प के रूप में हुआ। 17वीं शताब्दी तक रसायन का और शिल्प रूप बहुत विकसित हुआ। कहते हैं रसायन का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। रसायन कला नहीं विज्ञान है। कह रहा है कि रसायन तो बहुत पहले विकसित हो गया था, और उसका जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, प्राचीन से कई कई सौ वर्ष पुरानी मूर्तियां आप देखते हैं, आज भी चमकती हैं। बहुत पुरानी पुरानी इमारतें देखते हैं जो आज भी धरोहर के रूप में हमारे देश में पड़ी हुई हैं। उस समय ना तो सीमेंट थी, ना ही मिट्टी थी, और ना ही जो है कोई जो है विशेष संसाधन थे। फिर भी
वो आज देखने पर लगता है कि आज की बनाई नई से नई चीज़ें जो है हमारे सामने रखी जा रही हैं। इसका मतलब उस समय रसायन विज्ञान की कुछ ऐसी जो है तकनीक रही होगी जो बहुत ही हमसे कहीं ज़्यादा विकसित रही होगी। मानना पड़ेगा कि आज के वैज्ञानिक जिस चीज़ को खोजते खोजते थक जा रहे हैं, वो प्राचीन चीज़ें जो है हमारे, वो जो है संस्कृति हमारे पास थी। कहते हैं रसायन का एक प्रायोगिक विज्ञान है। जी हाँ, क्योंकि प्रयोगशाला में जाए बगैर रसायन विज्ञान के किसी भी निराकरण किसी उद्देश्य पर नहीं पहुंच सकते आप, जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है। रसायन असाधारण आधुनिक विकास को देखते हुए इसको शाखाओं में विभक्त कर दिया गया है। कौन कौन सी शाखाएं हैं रसायन विज्ञान की, जरा उसको जान लिया जाए। तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सबसे पहले आ जाता है अकार्बनिक रसायन, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ी देर दोस्त यहाँ पे आप रुकेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दूंगा मैं। काफ़ी बच्चे सोचते होंगे कि जब हम 10 से 11 में जाते हैं, क्लास 10वीं से जब क्लास 11वीं में जाते हैं, तो हमारे 2 रसायन विज्ञान बढ़ जाते हैं। ये कौन कौन से रसायन विज्ञान होते हैं? तो आप समझिएगा कि जब आप 10वीं से 11वीं में प्रवेश करते हैं, तो आपकी जो केमिस्ट्री है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान आपका 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा 2 भाग, जरा इसको जान लेते हैं। 2 भाग है। एक तो हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक रसायन। लेकिन इसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसे अकार्बनिक रसायन को अपना फर्स्ट पेपर बोलते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेकंड पेपर बोलते हैं। आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, केमिस्ट्री सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इंटरमीडिएट के लिए, और सेकंड पेपर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक को हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर होता है, और ऑर्गेनिक को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, जो कि हमारा सेकंड पेपर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। ये आपको क्लास 12वीं के यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, और बोर्डों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से अभी तक, जब तक कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, इसी प्रकार से जो है इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया, ये क्लास 11वीं और क्लास 12वीं दोनों के लिए है। दोनों में इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में इसी प्रकार से चलता है। दोनों में 2-2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। ठीक है ना। अब आगे बढ़े तो ध्यान से सुनिएगा। अकार्बनिक रसायन क्या है? करा के रसायन, इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके। यानी जब इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, अकार्बनिक बोल रहा है तो कार्बन तो होगा ही नहीं। यानी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वे तत्व और वे यौगिक कार्बन से ना बने हों, कार्बन परमाणु से ना बने हो। उसी को क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। यानी अकार्बनिक रसायन का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कार्बनिक यौगिकों का कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं कार्बनिक रसायन में, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी वह रसायन जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन। अब आगे आ जाते हैं। इसमें एक और डिफरेंस बताना चाहूँगा कि देखिएगा, आवर्त सारणी में, हमारे आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या मैंने बताया था लगभग 118 तत्व। दोस्तों पीछे मैंने आवर्त सारणी पढ़ाई है, इसी चैनल पर जाकर आप आवर्त सारणी को भी पढ़ सकते हैं। और हमने बताया था कि प्रत्येक संपूर्ण आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, उन तत्वों की कुल संख्या लगभग 118 है।
लगभग 118 तत्वों में कह रहा कि 117 तत्व तो निकल जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसको हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। एक तत्व जो हमारा कार्बन होता है वह कार्बनिक रसायन का होता है। केवल एक तत्व, अकेला एक तत्व ऐसा तत्व होता है जिसके पास जो है एक बड़ी से बड़ी श्रृंखला बना करके एक पूरी जो है एक विस्तृत बुक, एक किताब जिसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं, मोटी सी किताब बनाने का गुण होता है। जबकि 117 तत्व को लगभग लगभग एक बुक में रखा जाता है और एक कार्बन के जो है एक तत्व से बने हुए यौगिकों को एक बुक में रखा जाता है। मतलब कि कार्बन अकेला जो है 117 अकार्बनिक तत्वों के बराबर होता है। इसमें यही बताया जा रहा है। तो 117 तत्वों की अलग जो है एक पुस्तक, एक बुक तैयार की जाती है, जबकि एक तत्व कार्बनिक रसायन की अलग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। करा कि भौतिक रसायन, करा कि भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, करा कि इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी गणितीय नियमों तथा गणितीय सिद्धांतों का अध्ययन जब हम करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत, तो हम उसे भौतिक रसायन और फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसे वर्तमान छात्र बहुत ही कठिन रसायन विज्ञान मानते हैं, क्योंकि इसका संबंध जो है भौतिक विज्ञान और कुछ गणित से होता है। इस कारण से नॉर्मल में आज ये गणित के विद्यार्थियों को छोड़ करके जो हमारे बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनको ये कंसेप्ट थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन समझिएगा, भौतिक विज्ञान ही तय करता है कि हमें किस मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलाना है, और जब हम उस पदार्थों को मिलाते हैं तो हमारा यौगिक तैयार होता है। और यौगिक में जो मात्राएं हमें लेनी है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं, बल्कि अब मात्राओं के अंदर और उनके जो कंपाउंड में कौन कौन से जो है अणु परमाणु आयन भाग लेते हैं, उन सभी के गणितीय योग, गणितीय मात्राओं का जब गणितीय शब्द मैं लगा रहा हूँ, जब उसके अंतर्गत गणितीय जो है मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, तब हम उसे जो है कौन सा रसायन कहते हैं, भौतिक रसायन। अब विश्लेषिक रसायन आ जाता है, जिसको हम लोग कह देते हैं जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित की जाती। कौन सी पदार्थ, जैसे कोई यौगिक बन गया, मान लीजिए आपके पास कोई यौगिक है, उस यौगिक में पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन कौन से पदार्थों से यह यौगिक बना हुआ है, और दूसरी चीज़ आपको पहचानना पड़ेगा कि इस यौगिक में कौन कौन से पदार्थ हैं और किन किन मात्राओं में हैं। जब ये पदार्थ और उनकी मात्राओं का आपको ज्ञान हो जाएगा, तो ये ज्ञान किसके अंतर्गत होता है, ये ज्ञान होता है विश्लेषिक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है औद्योगिक रसायन। करा क्या औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पदार्थों का बृहद परिमाण तथा निर्माण से संबंधित नियमों अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बड़े बड़े स्तर पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने जो हैं इस बेस पर काम कर रहे हैं, जो अनेक प्रकार के जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं। बड़े बड़े पैमानों पर जब बड़े बड़े कारखानों के अंदर बनने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम जो है औद्योगिक रसायन कहते हैं। क्योंकि प्राकृतिक रूप से सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना आज संभव नहीं है, इसलिए हमें कृत्रिम चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। और कृत्रिम चीज़ों का सहारा जैसे कपड़ा उद्योग हो गया या किसी भी उद्योग में आज रसायन विज्ञान औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तो इसलिए जो है इसके अंतर्गत हम जो है औद्योगिक यानी उद्योगों के अंतर्गत तैयार होने वाले जो है पदार्थों या यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैव रसायन, यानी जीवधारियों के शरीर के अंदर भी रसायन विज्ञान है, और इसका जो है परिणाम जैव रसायन के अंतर्गत आता है। जीवधारियों के शरीर के अंदर सभी प्रकार के तत्व भरे हुए हैं, सभी प्रकार के यौगिक भरे हुए हैं। वो कुछ चुनिंदा तत्व और यौगिक हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जिनका हमारे शरीर में रहना अति आवश्यक है। जैसे मानिए तो हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी हुई हैं, हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी हुई है, और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो नाइट्रोजनी समाचार होते हैं।
नाइट्रोजन से बने होते हैं, और डीएनए की जो बाहरी दीवारें होती हैं वो शुगर फॉस्फेट की होती हैं। उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, चाहे हाइड्रोजन कहिए, चाहे नाइट्रोजन कहिए, चाहे फास्फोरस कहिए, चाहे ऑक्सीजन कहिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भरी हुई हैं, और ये जीवों के शरीर के अंदर एक कोशिका को जीवित रखने के लिए ये सारे पदार्थ जो है अति आवश्यक हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं वनस्पतियों के प्राप्त पदार्थों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम कौन सा रसायन कहते हैं? उसे हम जैव रसायन कहते हैं। उसके बाद आता है कृषि रसायन, जिसको हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कृषि के अंदर जो है क्या क्या बनाना, कीटनाशक बनाना, कीड़ानाशक बनाना, पीड़कनाशी, और साथ ही साथ जो है दूसरा और तीसरा जो है उर्वरक निर्माण करना। उर्वरक, इसको आप खाद कहते हैं, निर्माण करना। कीटनाशक चाहे पीड़कनाशी चाहे उर्वरक, इन तीनों के निर्माण में आज रसायन विज्ञान के जो केमिकल्स हैं ये तीनों बनाने में आज बहुत ही बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। चाहे वह उर्वरक हो, चाहे वह कीटनाशक हो, या चाहे आपके पीड़कनाशी हो। तो उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइज़र, जिसको खाद कहते हैं, जो फसलों में आप डालते हैं। और उसके बाद जो है पीड़कनाशी का मतलब होता है कि ऐसे कीट जो पौधों की जड़ों के पास जाकर जड़ों को काट देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पौधा सूख जाता है। तो उससे उन कीटों को मारने के लिए जो है पीड़कनाशी जो है अपनी फसलों में डालते हैं। पीड़कनाशी का एक एग्जाम्पल जो आज फेमस है, रीजेंट नाम का प्रोडक्ट आता है, जिसे खेतों में लोग छींटते हैं। और उसके बाद जो है आगे जो है आपके कीटनाशक हम अपने फसलों पर छिड़काव करते हैं, जिससे जो है कीट हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।